नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एयर मासेस या वायु राशियों के बारे में। तो आइए देखते हैं वायु राशियां होती क्या हैं। वायु राशि का मतलब यह है कि किसी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हवा, जहां पर तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों में समानता पाई जाती है, उस हवा को एयर मास कहा जाता है। यह हवा कहीं पर भी किसी भी हाइट पर फैली हुई हो सकती है, किसी भी एल्टीट्यूड पे फैली हुई हो सकती है। सिंपल सा इतना मतलब है एयर मास का। मतलब ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग नियरली यूनिफॉर्म कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हॉरिजॉन्टली एट एनी गिवन लेवल ऑफ एल्टीट्यूड। किसी भी ऊंचाई पर, जैसे मैंने बताया कि एक विस्तृत क्षेत्र में, एक्सटेंसिव एरिया में फैली हुई हवा, जहां पर उस हवा के तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों में समानता है, जितनी दूर तक समानता है वो एक एयर मास कहा जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप नजर डालें इस एरिया पे जहां पे लिखा हुआ है एमपी। ये एमपी वगैरह क्या है, लेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये एक क्षेत्र है, समुद्र के ऊपर कुछ ऊंचाई का एक क्षेत्र है, जहां पर इस बड़े भूभाग में एक एयर मास फैला हुआ है। एक हवा की बड़ी एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर जो है, वो लार्ज बॉडी ऑफ एयर जो है, वो हवा मतलब एक बड़े क्षेत्र में हवा फैली हुई है। अब इस पूरे क्षेत्र में आप तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि तापमान और आर्द्रता लगभग इस पूरे क्षेत्र में एक जैसी है। मतलब अगर किसी भी जगह पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आप कहीं पर भी, चाहे यहाँ मेजर करें, यहाँ मेजर करें, यहाँ मेजर करें, हर जगह आपको लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड टेम्परेचर मिलेगा। उसी तरह से अगर किसी एक जगह पर ह्यूमिडिटी आपकी 60% है, 60% आर्द्रता है, तो आप कहीं पर भी देखेंगे हर जगह आपको 60% के अराउंड आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो मिलेगी। ये डिफर करेगी दूसरे एयर मास से। ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो टेम्परेचर है, ये सारी चीजें डिफर करेंगी दूसरे एयर मास से। मतलब अगर आप इसी के बगल एक इस एयर मास को देखें, एक इस हवा के बड़े भाग को देखें आप, जो फैला हुआ है लगभग कनाडा के ऊपर। नॉर्मली कनाडा के ऊपर कोल्ड एयर रहती है, कनाडा के ऊपर तो कोल्ड एयर होगी, तो मतलब ये कोल्ड टाइप का एयर मास होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर लो होगा। तो लो टेम्परेचर का मतलब है यहाँ का टेम्परेचर हो सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे। तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे इस एरिया में रहेगा। ह्यूमिडिटी में भी हो सकता है, कम भी रह सकती है। तो ह्यूमिडिटी इस एरिया की, जैसे मान लीजिए आप 40% है, तो ये पूरे एरिया में 40% के अराउंड ही ह्यूमिडिटी जो आपकी होगी। तो इस तरह से एयर मास का यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बड़े क्षेत्र में जब हवा कुछ समय तक स्थिर होकर के वहां पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को ग्रास्प कर लेती है, जो वहां का टेम्परेचर था, और वहां की ह्यूमिडिटी कंडीशंस स्पेसिफिक रेंज पे आ जाती हैं, तो वो एक एयर मास डेवलप हो जाता है। और एयर मास डेवलप होने के बाद ये मूव करते हैं। वायु राशियां एक बार विकसित होने के बाद अपने स्थान से फिर चलते हैं। तो चलते हैं तो ये बहुत सारे परिवर्तन उसके साथ साथ लाते हैं। जहां जाते हैं खुद भी अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन लाते हैं। और ये वो नीचे भी फॉर्म हो सकते हैं, मतलब जमीन से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये जमीन के आसपास भी बन सकते हैं, जमीन से 500 मीटर ऊपर भी बन सकते हैं, या जमीन से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर भी बन सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली बनते, ये कैसे हैं बनते, आपके हैं हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये जमीन से किसी एल्टीट्यूड पर, अगर 1 किलोमीटर ऊपर भी फॉर्मेशन हो सकता है, 2 किलोमीटर ऊपर भी फॉर्मेशन हो सकता है, 3 किलोमीटर ऊपर भी फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इन सब की अपनी एक सेपरेट बाउंड्रीज होंगी। मतलब जो, अगर आप समझिए ये हॉरिजॉन्टली बन रहे हैं हाइट के अनुसार, तो हो सकता है 1 किलोमीटर के आसपास जो एयर मास बने उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, और ह्यूमिडिटी उसकी मान लीजिए 50% के आसपास हो।
और जब ये ऊपर बनेगा, उसके ऊपर दूसरा एयर मास बनेगा, तो इसका टेम्परेचर में भी हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 60% के आसपास हो जाए। तीसरा एयर मास बनेगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। मतलब एयर मास जो है वो एक परत के बाद उसके ऊपर भी बन सकते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैरेलली भी बन सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। लेकिन हाँ, उनकी सबकी अगर वो अलग तरीका का एयर मास है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी जगहों पर अलग अलग एयर मास बनते हैं, वायु राशियां बनती हैं। इन सब की, जैसे यहाँ पर यमटी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, यमई है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, सीटी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, सीपी प्लस ई है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इस तरह से एयर मासेस जो होते हैं वो एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एयर मास की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, अलग टेम्परेचर होगा, अलग ह्यूमिडिटी होगी, अलग क्लाउडीनेस होगा, अलग लेवल का वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब अलग लेवल का मतलब यह है कि कहीं कहीं पर कम होगा, कहीं पर ड्रिजलिंग हो जाएगी, कहीं पर नहीं होगी, तो उनकी प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पर आप एकदम आराम से समझ गए होंगे कि जो एयर मास का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब आप देखिए कि एयर मास की कुछ और चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एयर मास जो है वो एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर है, आपको पता ही है, जिसमें यूनिफॉर्म कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की लगभग समान दशाएं होती हैं। उसके बाद ये एक बड़े एरिया पे फैला हुआ होता है, ये एक बड़े एरिया पे हवा फैली हुई होगी, तभी उसको एयर मास जो है वो कंसीडर किया जाएगा। जैसे जेट स्ट्रीम्स क्या थी, जेट स्ट्रीम मैंने आपको कहा, जेट स्ट्रीम एक तरीके का एयर मास है, बहुत बड़े एरिया में, 1000 किलोमीटर एरिया में, मतलब 1000 किलोमीटर लंबी हवाएं नदियों की तरह बह रही हैं। कहां पर? अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। तो उसी तरीके से एयर मासेस जो होते हैं ये 100 से लेकर के 1000 किलोमीटर के एरिया में लगभग फैले हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टली, या मैं हिंदी में कहूं तो क्षैतिज रूप से। ठीक है, और ये किसी भी हाइट पर बन सकते हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, वो 10 से लेकर के 18 किलोमीटर या उसके नीचे भी एयर मास का फॉर्मेशन हो सकता है। कंडीशन ये है कि एक लंबे एरिया में हवा स्थिर होकर के कुछ समय तक एक बराबर तापमान और बराबर आर्द्रता की दशाओं को ग्रहण करे। सो जब ये एक बार बन जाते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फिर मूव करना स्टार्ट करते हैं अपनी जगह से। और जब ये मूव करते हैं अपनी जगह से तो इन जहां पे ये पहुंचते हैं वहां से इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं चेंज होना स्टार्ट होती हैं। और जहां ये पहुंचते हैं उन जगहों पे भी जो हवा होती है, मतलब कहीं पर हवा जाएगी तो दूसरी हवा से मिलेगी हवा, तो हवा जहां पर भी ये दूसरी हवाओं से मिलते हैं उस जगह की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तो इस तरह से ये आपके एयर मासेस होते हैं। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर जो यमपी हैं ये कोल्ड टाइप के एयर मासेस हैं। इधर जब ये वार्म रीजन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, तो कोल्ड के ऊपर कोल्ड एयर मास डेवलप होंगे। मैं आपको इसकी कैसे डिवीजन होता है, कैसे स्टडी की जाती है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए इधर के एयर मासेस हैं कोल्ड, पोलर रीजन की तरफ। इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो डेवलप हुए हैं वो हैं वार्म। तो कोल्ड जब जाकर के वार्म से मिलेगा, वार्म से टकराएगा, तो अपनी भी प्रॉपर्टी चेंज करेगा। मतलब कोल्ड भी धीरे धीरे गर्म होगा, ठंडा जो होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा, और जो गर्म होगा वो भी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इस तरह इनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। आपने सुना होगा ना, टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पर मध्य अक्षांशों में 40 से 60 के बीच में, इस वाले जोन में जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन क्यों आते हैं? क्योंकि पोलर रीजन से आने वाले कोल्ड एयर मास कन्वर्ज करते हैं, लड़ते हैं इधर से आने वाले हॉट एयर मास से। ठीक है ना, इधर की साइड से जो आपकी पछुआ पवनें चलती हैं वेस्टर्लीज, ये इधर से वार्म एयर मास लेकर के जाती हैं और दोनों में कन्वर्जेंस होता है बीच में, और फिर यहाँ पर जो है वो टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं, एयर मास तो हम समझ गए, लेकिन अब आइए हम समझते हैं कि जो ये एयर मास हैं इनके बनने के लिए कुछ दशाएं हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। वो कौन कौन सी दशाएं हैं? आई थिंक आपको समझ में आया होगा एयर मास का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एयर मास।
एयर मास के विकसित होने के लिए कुछ दशाएं जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, तभी एयर मास का डेवलपमेंट होगा किसी भी जगह पर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, पहली चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो सरफेस है वो होनी चाहिए कैसी, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब उस पर टोपोग्राफिक रेगुलरिटी होनी चाहिए। हिंदी में मैं कहूँ तो समान सतह होनी चाहिए। समान सतह का मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर आप देखिए सरफेस जो है, सतह पर घर बने रहते हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, है ना, शॉपिंग मॉल्स हैं जिनमें आप लोग आजकल खूब शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, हालांकि कोरोना में कम हो गया है। तो ये जो सरफेस होती है, सतह जो होती है पृथ्वी की जहां पर हम लोग रहते हैं, ये अनइवन है। इसमें क्या है, होमोजिनिटी नहीं है, टोपोग्राफिक रेगुलरिटी नहीं है। तो इसलिए सतह पर एयर मास का बनना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, कुछ जगहों पर बनता है, जैसे मान लीजिए अगर वो डेजर्ट एरिया है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है एक लंबा, जैसे भारत का थार मरुस्थल, तो उस जगह पर अगर हवा कुछ समय के लिए स्थिर रहती है तो उस टोपोग्राफिक रेगुलरिटी वाला जो रीजन है वहां पर एक एयर मास का फॉर्मेशन होगा। जहां पर अगर ये होमोजेनिटी नहीं है टोपोग्राफी में, मतलब वहां की संरचना में समानता नहीं है, उबड़ खाबड़ है जमीन, वहां पर इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो टोपोग्राफिक रेगुलरिटी या होमोजेनिटी या समान सतह का होना बहुत ही जरूरी कंडीशन है। तो आप समझ सकते हैं जैसे डेजर्ट हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गए, या ओशंस हो गए, क्योंकि ओशन की सतह भी समतल सतह होती है, तो समतल सतह समान सतह जो है वो बनने में इसको हेल्प करती है। तो इन सब जगहों पर इनका फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो फिर ये इन सब जगहों पर ना फॉर्म होकर के अगर जहां पर इरेगुलरिटी है, जैसे सिटीज वगैरह के ऊपर जब फॉर्म होंगे तो ये जमीन से 4-6 किलोमीटर ऊपर फॉर्मेशन इनका होगा। तो इसकी रेगुलरिटी होना जरूरी है, टोपोग्राफिक रेगुलरिटी। अब दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो इनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है वो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं का स्थिर होना या शांत होना बहुत जरूरी है। अगर शांत नहीं होगी तो इनका विकास नहीं होगा। शांत होने का मतलब यह है कि बहुत तेज हवाएं उस जगह पर ना चलें। तेज हवाएं जब चलेंगी तो हवा क्या होगी, वो अपनी जगह से हट जाएगी, अपना स्थान परिवर्तित कर लेगी, बिखर जाएगी। तो बिखर जाएगी तो जब ये स्थिर नहीं रह पाएगा तो कैसे वहां के जिस भी जगह पर है हवा, वहां के तापमान और आर्द्रता संबंधित दशाओं को ग्रहण करेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कारण से एयर मास के डेवलपमेंट होने के लिए शांत होना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का या एटमॉस्फेयर का कुछ समय के लिए स्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फेवर करता है एयर मास के डेवलपमेंट को। एयर मास को और साधारण भाषा में समझने के लिए क्लासिफाई कर दिया गया है या विभाजित कर दिया गया है कई भागों में, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग एयर मास डेवलप होते रहते हैं, और एक बार डेवलप होने के बाद वो मूव करते हैं और जहां पहुंचते हैं वहां के क्लाइमेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो क्लासिफिकेशन एयर मासेस का है, पहला जो विभाजन है वो है किसके, भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल बेसिस पर। तो ज्योग्राफिकली फिर इनको दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करके सबसे पहले डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में विभाजित किया गया है। जैसे लैटिट्यूड आपके जो है, जो अक्षांश हैं, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अक्षांश का मतलब क्या है कि अक्षांश, आप अक्षांश से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अक्षांश का मतलब यह है कि जैसे आप ये मान लीजिए ये 0 डिग्री हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, तो या तो एयर मासेस ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होंगे या तो फिर ये डेवलप होंगे पोलर रीजन में, क्योंकि पोलर रीजन भी जो है वो काफी स्टेबल रीजन है, ठंडे रीजन है। और ये रीजन आपके जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये गर्म क्षेत्र हैं। तो ये ज्यादातर गर्म और ठंडे क्षेत्रों में इनका विकास ज्यादा होता है, बीच में ये कन्वर्ज होते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश के आधार पर, लैटिट्यूड के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया है ट्रॉपिकल एयर मास, जो ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप हों, और फिर पोलर एयर मास, ध्रुवीय वायु राशियां जो ध्रुवीय क्षेत्रों में विकसित हो, ये दोनों ध्रुवों में विकसित होती हैं, दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी इनका डेवलपमेंट होता है। तो पहला ये क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफिकल। फिर दूसरा आप देखेंगे
तो देखेंगे यहीं पर इनको फिर सरफेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है, ज्योग्राफिकली सतह के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन या डिवीजन कर दिया गया है। तो सतह के आधार पर जो इनका डिवीजन किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये किस प्रकार की सतह के ऊपर बन रहे हैं। तो या तो ये हमारी पृथ्वी पर या तो पानी है, या मतलब ओशनिक वाटर है, और या तो लैंड मास है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये बनते हैं तो ये होते हैं कॉन्टिनेंटल इन नेचर। जब ये समुद्रों में बनते हैं तो ये होते हैं मैरीटाइम इन नेचर। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन हो सकता है कि ये समुद्री हो सकते हैं या सागरीय हो सकते हैं, मैरीटाइम जिसको हम बोलते हैं, या फिर ये हो सकते हैं महाद्वीपीय। अब क्या किया गया है, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे इसको तो एक डिवीजन ये किया गया है, इसको सिंप्लीफाई करके और पढ़ने के लिए इन डिविजन्स को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया गया है क्योंकि आप देखेंगे लैंड मासेस जो हैं वो पोलर रीजन में भी हैं, और लैंड मास जो हैं, स्थल जो हैं, वो इधर ट्रॉपिकल रीजन में भी हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सबको अलग अलग विभाजित करके पढ़ा जाएगा। लैंड मास जो पोलर रीजन में बन रहे हैं वो भी वहां उसके ऊपर भी एयर मास ही बन रहा है, जो इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिकल रीजन में बन रहे हैं उन पे भी जो है वो एयर मास बन रहा है। तो इसको मर्ज कर दिया गया, मतलब आप देखिए कि कॉन्टिनेंटल को जो है वो अगर मर्ज कर दिया जाए ट्रॉपिकल के साथ तो एक आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और इसी कॉन्टिनेंटल को अगर मर्ज कर दिया जाए तो पोलर के साथ तो कॉन्टिनेंटल पोलर या पोलर कॉन्टिनेंटल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको मर्ज करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं इनको इंडिकेट करने के लिए, डिवाइड करके स्टडीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल के साथ मर्ज हुआ तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल को लिख देते हैं सीटी, आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा। कॉन्टिनेंटल पोलर के साथ मर्ज हुआ तो ये आपका हो गया सीपी। अब आप समझ सकते हैं कि एक दोनों को मिलाने के बाद एक बड़े एयर मास का फॉर्मेशन हुआ। कुछ लेटर्स मैंने जब आपको एक मैप शुरू में दिखाया था तो मैंने आपको दिखाया था। तो सीटी और सीपी हो गए जब ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बना और पोलर रीजन के कॉन्टिनेंटल रीजन में बना। फिर मर्ज कर दिया गया है मैरीटाइम को भी उसी तरीके से। मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब होता है एम्प्टी। भाई समुद्र तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हैं, जैसे अपना इंडियन ओशन ही हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो एमटी एक हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और एक हो गया आपका एमपी मैरीटाइम पोलर। तो इस तरह से इनको मर्ज करके चार तरह की मुख्य जो है वो वायु राशियों का सृजन किया गया है, स्टडी करने के लिए कि ये किस तरीके से डेवलप होकर के इम्पैक्ट कर रही हैं। अब हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे ज्योग्राफिकली जो है वो लैटिट्यूड और सरफेस को डिवाइड करके फिर कंबाइन करने के बाद 4 टाइप्स ऑफ एयर मासेस हमको प्रोमिनेंट एयर मासेस मिल रहे हैं, सीटी, एमटी, सीपी, एमपी। अब इनको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो मैंने जो आपको चीजें बताई वहीं पर वही चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जब ये दो जो लैटिट्यूड और सरफेस के बेसिस पे हैं इनको कंबाइन किया गया तो हमारे पास 4 ज्योग्राफिकल बेसिस पर 4 इंपॉर्टेंट एयर मास हमको मिलते हैं, वायु राशियां मिलती हैं। कौन सी हैं? जैसे मैंने कंबाइन किया था कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉन्टिनेंटल मास है उसके ऊपर बनने वाली वायु राशियां। ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब ये आपका जो हो गया सीटी, आपका जो है वो हो गया ये। जैसे आप देखेंगे ये कॉन्टिनेंट है, सहारा एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव रीजन है, इसके ऊपर जो एयर मास बनेगा वो आपका बनेगा सीटी। कॉन्टिनेंट के ऊपर ये देखिए यहाँ पर ये आप देखिए यूएसए के ऊपर यहाँ पर एयर मास बन रहा है, ठीक है, ये सीटी हो गया। यहाँ पर जो आपके एयर मासेस इधर साइड में बनेंगे ये क्या होंगे? ये सीटी होंगे। ठीक है, तो सीटी क्यों, यहाँ पर तिब्बतियन प्लेट्यू है तो और हिमालय है, यहाँ पर टोपोग्राफी की रेगुलरिटी है तो यहाँ पर बनता नहीं है, तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है सीटी का मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बनने वाले, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है ना, 23 के
से लेकर के 23 तक इस पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आपकी ये वायुरास यहाँ पर बन रही है, आप देख सकते हैं ये महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। उसी तरीके से मैरीटाइम ट्रॉपिकल भी है। यमटी, यमटी का मतलब ट्रॉपिकल रीजन में समुद्रों के ऊपर हवा का स्थिर होकर के एयर मास के रूप में बदलना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यमटी आपको मिलेगी, यमटी आपको मिलेगी, यमटी आपको मिलेगी। लगभग ट्रॉपिकल रीजन ही है ये सारे जहाँ पर ये डेवलप हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पर सीटी हो गई आपकी, यहाँ पर आपको क्या मिल रही हैं, यमटी मिल रही है। मतलब ट्रॉपिकल रीजन के जो ओशंस हैं वहां पर ओशंस के ऊपर जब एयर मास बनेगा तो वो आपका हो जाएगा यमटी टाइप का एयर मास। आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर यमई जो लिखा हुआ है एक्चुअली होता क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत कम ही ऐसा होता है कि एयर मास का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो कन्वेक्शनल प्रोसेस होते हैं वो लगातार प्रतिदिन काम करते रहते हैं। तो जो संवहनीय धाराएं प्रतिदिन उठती हैं कन्वेक्शनल करेंट्स, वो हवा को स्टेबल ही नहीं होने देती हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है बनते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बनते हैं इन केस तो उनको एमई लिख दिया जाता है, मैरीटाइम इक्वेटोरियल से उनको डिनोट कर दिया जाता है। लेकिन ये भी ट्रॉपिकल के पार्ट हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो आपका होगा या मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो होगा, इसको इसी के अंदर फिर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल पोलर, सीपी। तो सीपी का मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट्स के पास पोलर रीजन के पास जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वहां पर, जैसे यहाँ पर सीपी का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर सीपी का डेवलपमेंट होगा। पोलर रीजन के जो कॉन्टिनेंटल रीजन है यहाँ पर सीपी का डेवलपमेंट होगा। ये सीए लिख दिया हुआ है, इसको आर्कटिक और अंटार्कटिक ये डिनोट करने के लिए लिख दिया होगा, इसको लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको सीपी ही समझिए। ठीक है, ये सीपी हो गया आपका। तो जहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जैसे ये भी सीपी टाइप का होगा अंटार्कटिका के आसपास, तो जहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर सीपी टाइप का डेवलप होगा। फिर मैरीटाइम पोलर का मतलब है पोलर रीजन में आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो समुद्रों के ऊपर, सॉरी पोलर रीजन में आपके जो समुद्र हैं, तो यहाँ पर समुद्रों के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एयर मास का डेवलपमेंट पोलर रीजन में हुआ है। यम्पी आपको यहाँ पर मिलेगा। यम्पी का मतलब है ध्रुवीय महासागरीय, ये ध्रुवों के आसपास के महासागर हैं, तो इनके ऊपर जब हवा रुक करके एयर मास बनेगी, बहुत बड़े एरिया में रुक करके एक एयर मास का रूप लेगी, तो ये आपका हो जाएगा यम्पी या मैरीटाइम पोलर या सागरीय ध्रुवीय। तो ये सागरीय महासागरीय हो, ये सॉरी महाद्वीपीय ध्रुवीय हो गए या ध्रुवीय महाद्वीपीय हो गए सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर। और एमपी का मतलब क्या है, एमपी का मतलब है सागरीय ध्रुवीय, ध्रुवीय सागरीय एयर मास। अब ये एयर मास ऐसे ही डेवलप होते हैं। यहाँ पर देखिए मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर, ठीक है, ये आपका अंटार्कटिक ओशन के आसपास है। ये आपका ये भी जो है वो अंटार्कटिक ओशन है, आप इसको कह सकते हैं सदर्न पैसिफिक ओशन, उसके आसपास डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से ये जब एयर मासेस एक बार अपनी जगह पर बन गए, तो बनने के बाद मैंने आपको बताया है ये अपनी जगह से मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ का कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास जो होगा आपका सीपी, ये कैसा होगा, कोल्ड इन नेचर होगा, और इधर सीटी कैसा होगा, वार्म इन नेचर होगा। तो जब ये कोल्ड इन नेचर यहाँ पर आएगा और ये वार्म इन नेचर ऊपर जाएगा, तो ये कोल्ड इन नेचर वार्म इन नेचर कन्वर्ज होंगे, एक जगह से आकर के भिड़ेंगी ठंडी गर्म हवाएं, और भिड़ने के बाद एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगी। और जब ये ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 40 से 60 डिग्री के बीच में टेम्परेट साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होने के कारण यहाँ पर यही है कि हवाएं का कारण यही है कि हवाएं आपस में आकर के कन्वर्ज हो रही है, ठंडी और गर्म। तो ये ज्योग्राफिकल बेसिस पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये है ऊष्मा गतिकी के आधार पर इनका विभाजन या थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। तो थर्मोडायनेमिकली एयर मास को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कोल्ड एयर मास
ठीक है। कोल्ड एयर मास का मतलब यह है कि जहां पर हवा में जो एयर मास होता है, वायु राशि होती है, वहां पर लो टेम्परेचर हो, और उसके डेवलपमेंट में सरफेस जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सरफेस जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आपको मैंने दिखाया आर्कटिक क्षेत्रों में, अंटार्कटिक क्षेत्रों में, इन सब जगहों पर सरफेस क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है पोलर रीजन में। तो वहां पर जो एयर मास डेवलप होंगे वो कैसे डेवलप होंगे, ठंडे डेवलप होंगे। तो स्नो कवर्ड सरफेसेस हमेशा कोल्ड एयर मास का डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। उसके बाद वार्म एयर मास होते हैं दूसरे, या गर्म वायु राशियां। कोल्ड ठंडी हो गई, वार्म हो गई आपकी गर्म वायु राशियां। तो जहां पर एयर में हाई टेम्परेचर होता है, सरफेस भी काफी गर्म होती है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन की सरफेस हमेशा, या ट्रॉपिकल रीजन, नॉट ओनली इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन की सरफेस हमेशा क्या होती है, वो गर्म होती है। तो जहां पर सरफेस गर्म होगी, गर्मी पर्याप्त होगी, वहां पर गर्म वायु राशियों का निर्माण होता है। सरफेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैंने बताया था एयर मास के फॉर्मेशन में। तो एक वार्म एयर मासेस जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में, नॉट ओनली इन इक्वेटोरियल रीजन्स, इसको आप ट्रॉपिकल कर लीजिएगा, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां पर, इक्वेटर भी ट्रॉपिकल का ही पार्ट है। तो उन सारी जगहों पर वार्म एयर मासेस का डेवलपमेंट होता है। ओके, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पर आप एकदम आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये नॉर्थ पोल, अगर इसको जो है वो, ये है नॉर्थ पोल है ही, मानना क्या है, ये नॉर्थ पोल का रीजन है। नॉर्थ पोल के आसपास जो है वो सीए लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली कॉन्टिनेंट के ऊपर बनेंगे तो सीपी टाइप के एयर मासेस होते हैं, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। सीए का मतलब कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है, लेकिन आर्कटिक जो है वो पोलर लैंड मास है, तो ये कॉन्टिनेंटल पोलर टाइप का एयर मास आपको यहाँ पर डेवलप होगा। तो यहाँ पर सीपी होगा, ये देखिए कॉन्टिनेंटल पोलर, यहाँ कॉन्टिनेंटल ये ग्रीनलैंड और अमेरिका वाला, ये सॉरी कनाडा वाला पार्ट है, तो यहाँ पर सीपी टाइप का एयर मास डेवलप हुआ है। एमपी ये समुद्र है, आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्किल के आसपास, और ये जो आपका एटलांटिक ओशन है उसके आसपास, उसकी सतह के ऊपर, मतलब जो है सतह से 1 आध किलोमीटर ऊपर इस एयर मास का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैरीटाइम पोलर है, मैरीटाइम पोलर है, लेकिन ये सारे कैसे, ये कोल्ड इन नेचर है, तो थर्मोडायनेमिकली ये कोल्ड एयर मासेस हो गए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रॉपिकल नेचर के एयर मास हैं वो कैसे होते हैं, वार्म टाइप के, गर्म टाइप की वायु राशियां होती हैं, आप देख सकते हैं। मैरीटाइम ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। और फिर जब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब इधर से एमटी आते हैं एयर मासेस, और एमटी या एमपी एमटी आ गया या सीटी आ गया, जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होता है, जब ये एयर मासेस ऊपर आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे गर्म होते हैं, पोलर रीजन के सारे ठंडे होते हैं। तो ये ठंडे और गर्म जब टकराते हैं, तो टकराने के बाद फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रंट फॉर्मेशन किस साइक्लोन में होता है, टेम्परेट साइक्लोन में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। तो बीच के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और बारिश होती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। कई बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं ये आपके थोड़ा हाई एल्टीट्यूड्स पर भी डेवलप होते हैं, मतलब 60 से 70 के आसपास भी डेवलप होते हैं, क्योंकि इस सीपी वाले से भी ठंडी होती है, जो ये आपका ये सीपी वाला है, या ये सीए वाला आर्कटिक, एकदम ध्रुवीय क्षेत्र की हवा और ठंडी होगी, जो थोड़ा सा निचले अक्षांश होंगे, निचले अक्षांशों की हवा है उससे। तो यहाँ पर भी कई बार फ्रंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एयर मास, उनके डेवलपमेंट, उनके टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में वीडियो था। आई थिंक आपको मैंने सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। एंड प्लीज subscribe my channel Aviral Dhara. I will try my best to deliver geography you in very simplest words. Thank you very much for being with me today. और एकदम से एग्जाम को क्रैक करना है, हिम्मत जो है वो अपनी बनाए रखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ईश्वर भी आपको जो है वो सहायता करेगा जब आप अपनी हिम्मत बनाए रखेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।